हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल केमिस्ट्री विद के सर पे। मैं कनाई शर्मा अब आपके लिए लेकर के आया हूँ लेक्चर नंबर 2। अब जैसा कि वादा किया था हमने कि लेक्चर 1 पे हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे, लेक्चर 2 पे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे और लेक्चर 3 पे हम लोग पीवाईक्यू करेंगे। बट जो मैंने टॉपिक पिछले क्लास में पढ़ाया था वो एक सिंपल सा डेफिनेशन वाला पार्ट था, उससे कोई क्वेश्चंस आते नहीं हैं, वो बहुत ही बेसिक पार्ट था। तो अब जो चैप्टर्स, अब इसके बाद जो लेक्चर्स आएंगे यहाँ पे, उनमें क्वेश्चंस बनने के चांसेस होंगे जो जेई नीट या फिर एडवांस में आ सकते हैं। ठीक है, तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो है हमारा वेपर प्रेशर। ठीक है, अब इस चैप्टर में इंटरेस्टिंग क्या है, हमें मेनली चार टॉपिक पढ़ना है। वेपर प्रेशर पढ़ना है, एक दूसरा बॉइलिंग पॉइंट के बारे में पढ़ना है हमें, बॉइलिंग पॉइंट के बाद हमें फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में पढ़ना है, और फ्रीजिंग पॉइंट के बाद हमें नेक्स्ट ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में पढ़ना है। ये चार चीजों के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, मेनली इस चैप्टर में। और इन चार चैप्टर में भी ये दो केसेस के लिए पढ़ना है, एक बार प्योर लिक्विड के लिए पढ़ना है क्या हो सकता है, और दूसरा हमें सॉल्यूशंस के लिए पढ़ना है। अब सॉल्यूशन में भी बहुत डिफरेंट टाइप्स आएंगे, आइडियल, नॉन आइडियल। ठीक है, तो वो आगे देखा जाएगा। ठीक है, बट क्या पढ़ेंगे, प्योर लिक्विड के वेपर प्रेशर के बारे में, प्योर लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, प्योर लिक्विड के फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में, प्योर लिक्विड के ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में, या फिर बोल सकते हैं सॉल्यूशन के इन्हीं पॉइंट्स के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। उनमें उन्हीं में से जो पहला टॉपिक है वो वेपर प्रेशर। तो बॉइलिंग पॉइंट को भी समझने के लिए हमें वेपर प्रेशर बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। हो सकता है कि आप ये चीज 11th में आप पढ़े हो, ठीक है, बट अगर आप फिर भी आप नहीं पढ़े हैं, ठीक है, वेपर प्रेशर का डेफिनेशन तो कम से कम आप वहां पढ़े होंगे, फिर भी नहीं पढ़े तो एकदम आज बेसिक से स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले कि मैं ये टॉपिक स्टार्ट करूं, आप अपने हिसाब से लाइक, थोड़ा कमेंट वमेंट करें, वरना एनर्जी डाउन हो जाता है मेरा। ठीक है, वही सोर्स ऑफ एनर्जी है मेरा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेपर प्रेशर देखिए, अब समझते हैं। एक प्योर लिक्विड है जो कि वोलाटाइल नेचर का होना चाहिए। प्योर लिक्विड है और वो कैसा नेचर का होना चाहिए, वोलाटाइल। वोलाटाइल मतलब क्या होता है, सिंपल, जिनका वेपर बन सकता है, जिनका वेपर बन सकता है। ठीक है, अब प्योर लिक्विड को आपने क्या किया, एक कंटेनर लिया, इस कंटेनर के अंदर इस लिक्विड को भर दिया। तो इनिशियली आपको क्या दिखेगा, इनिशियली आपको क्या दिखेगा कि ये कंटेनर में इस तरीके से क्या है, हमारा लिक्विड पड़ा हुआ है। ठीक, और आप ये कुछ देख रहे होंगे, ऐसा कुछ लगाए हैं। तो अगर गैसियस स्टेट आपने पढ़ लिया है तो आपको पता होगा ये क्या है। अगर नहीं भी पता है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ये एक मैनोमीटर है। ये क्या है, मैनोमीटर। मैनोमीटर किस काम आता है, तो मैनोमीटर आता है हमारे प्रेशर नापने के काम। किसके काम आता है मैनोमीटर, प्रेशर नापने के काम। ये क्यों लगा हुआ है यहाँ पे उसको समझेंगे बाद में, बट अभी समझते हैं मेनली कि क्या ये हो क्या रहा है और वेपर प्रेशर है क्या। ठीक है, उसको तो मान लीजिए इस कंटेनर के अंदर एक लिक्विड आपने रखा है जो वोलाटाइल है। वोलाटाइल कहने का मतलब सिंपल सा है, जो उसका वेपर बन सकता है। ठीक है, और इसको आपने रूम टेम्परेचर पे छोड़ दिया और घर पे ऐसा सेटअप लगाया जिसपे एक डब्बा है और डब्बा ऊपर से बंद होना चाहिए। ये क्लोज्ड कंटेनर है, ठीक है, ओपन कंटेनर नहीं है, ये क्लोज्ड कंटेनर है। ठीक है, उसमें आपने एक लिक्विड भरा जिसका बॉइलिंग, जो मतलब जिसका वेपर बन सकता है, फॉर एग्जांपल H2O भी आप मान सकते हैं। उसको लिया, उसको आराम से घर पे बर्तन में भर के कहीं पे रख दिया, उस पे मैनोमीटर एक जो है हमारा उसने कनेक्ट कर दिया हम लोगों ने। ठीक है, इस मैनोमीटर के अंदर जो लिक्विड होता है, इसके अंदर जो आप लिक्विड देख रहे हैं ये कुछ और नहीं, मरकरी है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में जो ये मरकरी का जो लेवल होगा, इनिशियली वो दोनों क्या होंगे, दोनों एंड पे एक जैसे होंगे, और ये भी मैनोमीटर ऊपर से बंद है। ठीक है, अब बात करते हैं इस पे। ठीक है, ऊपर से ये क्लोज्ड है, ठीक है, ये क्लोज्ड है यहाँ से, और ये भी क्लोज्ड है। अब समझते होगा क्या। तो थोड़ी देर के लिए आप उसको रखे और फिर आप चले गए आराम से क्या करने के लिए, रील्स देखने के लिए मान लेते हैं। ठीक है, कि चलो भाई कुछ तो होगा, रील वील देख लेते हैं थोड़ा। अब जब आप रील देख करके आए, आपको क्या समझ में आया, जैसे ही आप वहां आए तो आप देख रहे हैं कि ये लिक्विड का जो अमाउंट है वो धीरे धीरे कम हो गया। ट्रांसपेरेंट कंटेनर है, देख भी सकते हैं आपका मन। ठीक है, तो ये क्या होगा, धीरे धीरे ये लिक्विड का जो अमाउंट है वो क्या होते जा रहा है। देखिए आप, यहाँ पे इतना अमाउंट था, यहाँ कम हो गया, तो बाकी के अमाउंट कहाँ गए। तो अभी मैंने इसको क्या बोला कि ये एक क्या है, वोलाटाइल लिक्विड है। तो धीरे धीरे इनके वेपर्स बनना स्टार्ट होंगे और ये वेपर इसके ऊपर जाएगा। स्टार्टिंग में क्या होगा, वेपर्स बनना यहाँ स्टार्ट होगा, और जब ये वेपर्स ऊपर उड़ेंगे, ये वेपर जैसे ही ऊपर उड़ेंगे ये इधर भी जाएंगे। ठीक है, ये जैसे ही वेपर स्टार्ट होंगे, वेपर बनना, ये वेपर कहाँ जाएंगे, ये वेपर ऊपर जैसे ही जाएंगे तो ऊपर कंटेनर पे टकराएंगे। किस पे टकराएंगे, कंटेनर पे। जैसे ही वो कंटेनर पे टकराएंगे,
जैसे ये कंटेनर को हिट करेंगे, इनका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि कोलिजन के कारण। और हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, टेम्परेचर, यानी काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर का एक फंक्शन होता है, ठीक है। जैसे ही टेम्परेचर का फंक्शन, इससे मीनिंग क्या है, तो जैसे ही काइनेटिक एनर्जी घटेगा तो टेम्परेचर भी उस वेपर का घटेगा। क्या बोला मैंने, ये ऊपर उड़ेंगे, जाएंगे, कंटेनर पे टकराएंगे, और कंटेनर पे टकराते ही क्या होगा, उनका काइनेटिक एनर्जी ड्रॉप होगा, और काइनेटिक एनर्जी ड्रॉप होने से क्या होगा, टेम्परेचर भी उसका ड्रॉप होगा। क्लियर है, सिंपल इतना दूर। जैसे टेम्परेचर ड्रॉप हुआ, वो जो वेपर बने थे वो क्या होने लग गए, उनका टेम्परेचर ड्रॉप होते, वो वेपर का टेम्परेचर ड्रॉप होते वो कंडेंस होना शुरू हो गया। मतलब वो जो लिक्विड का ऊपर वाला कंटेनर होगा, जो ऊपर वाला पार्ट होगा, यहाँ पे लिक्विड फॉर्म होने लगेगा इस ऊपर वाले पार्ट पे। आप कभी भी देखे होंगे, बर्तन को जब खौलते पानी के ऊपर रख देते हैं और उसको छोड़ जाते हैं, तो बर्तन को जब आप पलटते होंगे, कभी खाना अगर आप बनाए होंगे तो ऊपर में छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं। वो ड्रॉपलेट कैसे बना होगा, तो वही जब आप बॉईल कर रहे हैं तो पानी ऊपर आया, थाली के ऊपर टकराया, काइनेटिक एनर्जी गिरा, काइनेटिक एनर्जी गिरने से टेम्परेचर भी क्या हुआ, गिरा, और जैसे ही टेम्परेचर नीचे हुआ, आपका पानी ठंडा, वो वेपर जो है वो ठंडा हो गया और वो लिक्विड बन गया, ठीक है। अब धीरे धीरे यहाँ से क्या होगा, वो जो लिक्विड होगा वो इसके ऊपर जैसे चिपकना शुरू हो जाएगा यहाँ पे कंटेनर पे, और वो धीरे ड्रॉप बाय ड्रॉप नीचे आने लगेंगे। ड्रॉप बाय ड्रॉप ये लिक्विड नीचे आएंगे, सारा नहीं, 100% वेपर कंडेंस नहीं होगा, कुछ कुछ वेपर ऊपर जाएंगे और कंडेंस हो जाएंगे, और कुछ जो है वैसे ही टकरा के नीचे आ जाएंगे, ठीक है। तो जब ये कंडेंसेशन होगा तो स्टार्टिंग में क्या होगा, इवापोरेशन भी होगा और कंडेंसेशन भी होगा, दोनों हो रहे होंगे, बट दोनों का रेट इक्वल नहीं होगा, दोनों का रेट इक्वल नहीं होगा। और फिर कुछ गैस इस वाले पाइप से इधर जाएंगे, मैनोमीटर के इस लिक्विड पे प्रेशर लगाएंगे, और ये धीरे धीरे क्या होगा, ये ऊपर जाने लगेगा। ये लिक्विड इस साइड से जब ये प्रेशर पड़ेगा तो ये धीरे धीरे लिक्विड ऊपर जाएंगे। अब इनका जो लेवल है वो एक जैसा नहीं रहा, पहले जैसा इसका लेवल नहीं रहा। अब इसका मीनिंग क्या है, लेवल नहीं रहा, तो वो समझते हैं हम, ठीक है। एक जैसा नहीं रहने पे क्या प्रॉब्लम होगा, पहले इधर समझ लेते हैं। तो मैंने क्या बोला, थोड़ी देर के बाद आप जैसे ही उसको देखेंगे तो क्या होगा, आपको वेपर्स दिखाई देगा, वेपर ऊपर जाएंगे, वो जाके कंटेनर के ऊपर टकराएंगे, उनका काइनेटिक एनर्जी गिरेगा, काइनेटिक एनर्जी गिरने से वो टेम्परेचर नीचे जाएगा, टेम्परेचर नीचे जाने से क्या होगा, वो ठंडा हो जाएगा, सिंपल। जैसे ही वो ठंडा होगा, कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा। एक पॉइंट आएगा जब क्या होगा, रेट ऑफ कंडेंसेशन जो होगा, या बोल सकते हैं रेट ऑफ इवापोरेशन जो होगा, रेट ऑफ इवापोरेशन किसके बराबर हो जाएगा, रेट ऑफ कंडेंसेशन के, रेट ऑफ कंडेंसेशन के, ये क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ये आप समझिए क्या बोल रहे हैं, ठीक है। एक टाइम आएगा जब जितना वेपर लिक्विड को छोड़ करके, जितना भी जितना भी लिक्विड अपने सरफेस को छोड़ करके वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे होंगे, उतना ही वेपर कंडेंस होकर के फिर से लिक्विड बन रहा होगा, यानी दोनों का अमाउंट इक्वल हो जाएगा। तो अब आपको नेट चेंज कुछ दिखाई नहीं देने वाला। इस पॉइंट को बोलते हैं हम लोग इक्विलिब्रियम। इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम, ठीक है। इधर लिख देते हैं इक्विलिब्रियम। इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम बोलेंगे, ठीक। अब इक्विलिब्रियम पे क्या होगा कि कुछ कंडेंसेशन भी चल रहा होगा, साथ ही साथ इवापोरेशन भी चल रहा होगा, और कुछ गैस पार्टिकल ठंडा होकर के ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो रहे होंगे, और कुछ वेपर्स ऐसे होंगे जो ड्रॉप में ना कन्वर्ट होकर के ऊपर कंटेनर से टकरा के नीचे आ रहे होंगे। तो अब समझते हैं उन वेपर्स के बारे में जो वेपर्स कंडेंस नहीं हो रहे हैं, ठीक है, उनके बारे में समझते हैं। तो वो क्या हो रहे होंगे, जो वेपर्स कंडेंस नहीं हो रहे होंगे, तो वो क्या होगा, वो यहाँ से निकले, यहाँ से गए, तो कुछ क्या हो गए, इसमें से बहुत सारा वेपर बना, बहुत सारा वेपर बना। अब क्या हो गया, इक्विलिब्रियम स्टार्ट हो गया। इक्विलिब्रियम अटेन हो गया, सॉरी, इक्विलिब्रियम अटेन होने पे क्या होता है, रेट ऑफ इवापोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन दोनों इक्वल हो गया। जितना वेपर फेज में लिक्विड जा रहा है, उतना ही लिक्विड कंडेंस होकर फिर से, उतना ही वेपर कंडेंस होकर के फिर से किस में आ जा रहा है, लिक्विड में आ जा रहा है, ठीक है। अब ये जैसे ऊपर गए, अब इस पॉइंट पे एट इक्विलिब्रियम ये जाके कंटेनर से टकरा के ये फिर से वापस आएंगे। ये जितने भी गैसेस है सब वापस आने लगेंगे, कहाँ, लिक्विड की तरफ। और ये जो सरफेस दिख रहा है आपको लिक्विड पे, इस पे लगेगा प्रेशर। क्या बोला मैंने, यहां से बहुत सारे वेपर ऊपर गए, कुछ कंडेंस हो गए, और कुछ वेपर वापस आए इक्विलिब्रियम पे, ठीक है। इक्विलिब्रियम उस पोजीशन पे बात हो रहा है, ठीक है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे बात हो रहा है, वापस आए, और जो लिक्विड का सरफेस है जो कि आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, यहाँ पे आकर के क्या करेंगे, सीधा यहाँ से फिर से यहाँ पे आकर के क्या होंगे, इस सरफेस पे आकर के
टकराना स्टार्ट करेंगे इस लिक्विड सरफेस के ऊपर, वेपर्स जो ऊपर से आ रहे होंगे, और इस पे आएगा एक प्रेशर, इस पे एक प्रेशर क्रिएट होगा, दैट प्रेशर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर, दैट प्रेशर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। और इसको इसे कैलकुलेट करने के लिए हमने ये क्या लगाया था, मैनोमीटर। वही प्रेशर ये इधर भी लगाएगा, जब इधर लगाएगा तो ये ऊपर जाएगा, तो ये जो है मरकरी का हाइट है, हमें पता चल जाए कि मरकरी का इतना हाइट है, एच हाइट, हमें पता है 760 mm Hg अगर होता है, 760 mm Hg होने पे कितना प्रेशर लगता है जी, 1 atm के बराबर। और अगर 1 atm लगता है तो यहां से हमें हाइट पता चल जाएगा, और हाइट पता चल जाएगा तो प्रेशर पता चल जाएगा, दैट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। यानी सिंपल सा, अगर बहुत ही सिंपल अगर लैंग्वेज में बोला जाए तो ये वेपर प्रेशर क्या है, वेपर के द्वारा लगाया गया प्रेशर, कहां पे, लिक्विड सरफेस पे। क्या बोले, वेपर प्रेशर क्या है, एक प्रेशर जो कौन लगाता है, वेपर लगाता है, कहां लगाता है, लिक्विड सरफेस पे लगाता है। और वो पोजीशन कौन सा होता है, इक्विलिब्रियम पोजीशन। यानी अभी इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका है, रेट ऑफ इवापोरेशन इक्वल्स टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। तो इसका डेफिनेशन बहुत बेसिक सा डेफिनेशन है, क्या है बेसिक सा डेफिनेशन समझते हैं, ठीक है। क्या बोलता है वेपर प्रेशर क्या है, तो ये कहां पे डिफाइन होता है, इक्विलिब्रियम पे डिफाइन होता है, और क्लोज्ड कंटेनर में डिफाइन होता है, याद रखना, ठीक है। तो क्या है वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर is the pressure applied by vapor phase on the surface of लिक्विड के सरफेस पे जो वो लगाता है, वेपर प्रेशर इज द प्रेशर अप्लाइड बाय वेपर फेज ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड। जो प्रेशर सरफेस के लिक्विड पे लगता है वेपर के द्वारा, दैट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। और वेपर प्रेशर कहाँ डिफाइन होता है, एट इक्विलिब्रियम, हमेशा इक्विलिब्रियम पे ये डिफाइन होता है, क्लियर है कि नहीं। और इन क्लोज्ड कंटेनर, क्योंकि अगर कंटेनर क्लोज नहीं होगा तो वेपर उड़ जाएंगे, तो कोई ऐसा वेपर प्रेशर का कंसेप्ट लगेगा नहीं, इन क्लोज्ड कंटेनर, ठीक है। तो ये क्लोज्ड कंटेनर में ही होगा, ठीक है, डिफाइन। तो ये 2 पॉइंट याद रखना वेपर प्रेशर को डिफाइन करते समय, ठीक है, हमें ये 2 पॉइंट याद रखने हैं। तो वेपर प्रेशर इज द प्रेशर अप्लाइड बाय वेपर फेज ऑन द सरफेस ऑफ क्या है, लिक्विड एट इक्विलिब्रियम। क्लियर है सबको। उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, मैनोमीटर के हेल्प से, हाँ या ना, क्लियर। तो चलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक पे, इसी से रिलेटेड, ठीक है। अब देखिए इक्विलिब्रियम, अब इस पे जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड क्या है, वेपर प्रेशर रिलेशनशिप। क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड वेपर प्रेशर रिलेशनशिप। लेकिन ये अभी फिलहाल हम लोग किसके लिए पढ़ेंगे, प्योर लिक्विड के लिए सिर्फ पढ़ेंगे, सॉल्यूशन के लिए नहीं, सॉल्यूशन सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है, मतलब इसके बाद वाले लेक्चर्स में राउल्ट्स लॉ आएगा, ठीक है, उस पर पढ़ेंगे। तो अब ध्यान से देखते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और वेपर प्रेशर में क्या रिलेशन है एक प्योर लिक्विड के लिए। तो आप क्या किए, एक प्योर लिक्विड लिए एक कंटेनर के अंदर, जो आप पहले देख चुके थे, मान लेते उस लिक्विड का नाम ए है, ए लिक्विड आपने लिया था, तो क्या होगा, आफ्टर सम टाइम अब आपको क्या दिखेगा कि क्या हो रहा है, इवेपोरेशन हो रहा है और साथ ही साथ कंडेंसेशन हो रहा है, यानी ये इक्विलिब्रियम पे आ चुका है। इनका ये जो इक्वेशन हम लोग लिख रहे हैं वो इक्विलिब्रियम पे लिख रहे हैं, ये लिक्विड है और ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैस या वेपर आप बोल सकते हैं, ठीक है, इस पे कन्वर्ट हो रहा है। ये इक्विलिब्रियम पे आपने ये इक्वेशन बनाया, जो पीछे वाला लिक्विड हम लोगों ने देखा था प्योर लिक्विड, ठीक है, इक्विलिब्रियम पे, क्लियर। अब इसके लिए हम लोग इक्विलिब्रियम के कांस्टेंट कैसे, के कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो के इक्विलिब्रियम आपको सब लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा, केमिकल इक्विलिब्रियम आप लोग को ये पता होगा कि अगर कैसे लिखा जाता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर आप किसके लिए लिख रहे हो, कोई सॉल्यूशन के लिए या आयंस या सॉल्यूट के लिए लिख रहे हैं तो इस तरीके से, और अगर इसको ये कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में है, और के इक्विलिब्रियम अगर आपको लिखना है प्रेशर के टर्म्स में, तो लिख सकते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस डिवाइडेड बाय ये रिएक्टेंट साइड में जो भी होगा, ठीक है, सॉरी रिएक्टेंट बोल रहे हैं, प्रोडक्ट के साइड में जो भी होगा, डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस एट रिएक्टेंट साइड, ठीक है, इस तरफ, क्लियर है कि नहीं। अब समझते हैं उसके बाद, अब इनका पावर समथिंग x होगा, इसका पावर समथिंग y, इसका पावर समथिंग x, इसका पावर समथिंग y होगा, क्लियर है। x और y क्या है, वो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है जो आपने पढ़ा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देते हैं, इस इक्वेशन के लिए हमें लिखना है, इस वाले इक्वेशन के लिए के इक्विलिब्रियम, तो कैसे लिखेंगे, तो यहाँ गैस भी है तो हम लोग सिंपल लिखेंगे के इक्विलिब्रियम इन टर्म्स ऑफ, हम लोग प्रेशर लिखने वाले हैं, ठीक है, के इक्विलिब्रियम इक्वल्स टू
क्या लिखेंगे? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, नहीं, क्या लिखेंगे? प्रेशर, क्योंकि गैस है यहाँ, ये गैस, ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है, और ये हमारा इस साइड क्या है? रिएक्टेंट है, ठीक है। तो अब समझते हैं इधर प्रोडक्ट। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए डिवाइडेड बाय, अब ये लिक्विड है, प्योर लिक्विड, ए इज अ प्योर लिक्विड, तो प्योर लिक्विड के लिए क्या लिखेंगे? 1। तो यहां से क्या आ गया? के इक्विलिब्रियम जो हो गया वो किसके बराबर आ गया? पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, या इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं कि यही तो है हमारा क्या? वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए, ठीक है। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए, प्योर लिक्विड ए, ठीक है। अब आपको पता होगा कि के इक्विलिब्रियम सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? ओनली ऑन, ओनली डिपेंड्स अपॉन क्या है? के इक्विलिब्रियम ओनली डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, ओनली डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। यानी अगर के इक्विलिब्रियम को चेंज करना है तो आपको किसे चेंज करना पड़ेगा? टेम्परेचर को चेंज करना पड़ेगा। और अगर के इक्विलिब्रियम हमारा, अगर हमारा के इक्विलिब्रियम टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ये जो के इक्विलिब्रियम है टेम्परेचर पे डिपेंड अगर करता है, तो हमारा जो के इक्विलिब्रियम वो किसके बराबर है? वेपर प्रेशर या पार्शियल प्रेशर के। तो सिंपल सा बात है कि वेपर प्रेशर भी किस पे डिपेंड करेगा, या पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, ये भी किस पे डिपेंड करेगा? ऑन टेम्परेचर। इतना दूर क्लियर है जी? के इक्विलिब्रियम कैसे लिखते हैं? तो के इक्विलिब्रियम होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू सम पावर। ये पावर क्या होता है? जो भी प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का कोफिशिएंट होता है, या इसे हम लोग प्रेशर के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। गैसेस के लिए यहाँ देखो गैस था तो इसलिए हमको यहाँ प्रेशर के टर्म्स में लिखा, और प्योर लिक्विड के लिए ये वैल्यू 1 लेता है, प्योर लिक्विड हो या सॉलिड हो उसके लिए 1 वैल्यू लेते हैं, ठीक है। तो के इक्विलिब्रियम किसके बराबर आ गया? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस के बराबर आ गया। और के इक्विलिब्रियम किस पे डिपेंड करता है? आपको पता ही होगा, के इक्विलिब्रियम डिपेंड किस पे करता है? टेम्परेचर पे। टेम्परेचर चेंज करेंगे तभी हमारा जाकर के क्या चेंज होगा? के इक्विलिब्रियम चेंज होगा। और के इक्विलिब्रियम किसके बराबर आया है? वेपर प्रेशर। यानी वेपर प्रेशर भी किस पे डिपेंड करेगा? टेम्परेचर पे। क्लियर है? इतना दो सबको। अब अगर आपको थोड़ा और भी दिक्कत आ रही है तो इसको बार बार, 2 बार 3 बार देखें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट आगे चलते हैं इसके बाद। अब है फैक्टर जिसपे वेपर प्रेशर डिपेंड करता है, ठीक है। तो सबसे पहला फैक्टर तो अभी पीछे ही हम लोग पढ़े कि वेपर प्रेशर डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, यानी जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ही ज्यादा वेपर प्रेशर होगा। बहुत बेसिक सा बात है। जब टेम्परेचर आपका बहुत ज्यादा होगा तो ज्यादा वेपर्स बनेंगे, ज्यादा क्या होगा? वेपर बनेगा। और अगर वो ज्यादा वेपर बनेगा तो उसका प्रेशर भी क्या होगा? ज्यादा ही होगा। तो वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? टेम्परेचर। क्लियर है? दूसरा वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करता है? सेकेंड, वेपर प्रेशर डिपेंड्स ऑन, वेपर प्रेशर डिपेंड्स ऑन, आप सोचो तब तक किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ लिक्विड। किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करता है। नेचर ऑफ लिक्विड क्या होता है भैया? गुस्सैल लिक्विड हो, खुशनुमा हो लिक्विड, पागल लिक्विड, कैसा? नेचर। नेचर मतलब क्या होता है? कैसे? रुक जा भाई रुक जा, पता चला कुछ और ही तू लोग लिख दिया, समझ ले, ठीक है। वेपर प्रेशर डिपेंड्स ऑन क्या है? नेचर ऑफ लिक्विड। इसका मतलब है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पे डिपेंड करेगा, ठीक है, कि उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो तुम लिक्विड लोगे उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। फोर्स ऑफ क्या है? अट्रैक्शन है। क्लियर? इस पे डिपेंड करेगा। अब सोचिए कैसे, मान लीजिए एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को बहुत ही स्ट्रांग फोर्स से होल्ड किया हुआ है, ठीक है, और बहुत ही स्ट्रांग फोर्स से अगर होल्ड करके रखेगा तो आपको क्या लगता है कि आप जब हीट करेंगे तो वो उड़ जाएगा, वेपर बन जाएगा? नहीं, पहले उन दोनों के बीच के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को तोड़ने के लिए जो आप हीट दे रहे हैं पहले वहां यूज हो जाएगा, वो अलग नहीं हो पाएगा। फिर आप उसे जब अलग करेंगे तब जाकर के फिर वेपर बनेगा। यानी जितना स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा आपको उतना ज्यादा हीट करना पड़ेगा, उतना ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, तब जाकर के वो टूटेंगे और वेपर बनेंगे। यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा आपको उतना ज्यादा हीट करना पड़ेगा, और जितना ज्यादा हीट करेंगे उतना ज्यादा टेम्परेचर, यानी वेपर घटेगा, वेपर नहीं बनेगा। यानी वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जितना ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा
वो उतना वेपर नहीं बनना चाहेगा, वो आराम से बैठा रहेगा अपने दोस्तों को हाथ पकड़ करके, एक मॉलिक्यूल दूसरे को पकड़ेगा, बोले भैया बैठो आराम से, ठीक है, ये उड़ने वाला नहीं है। यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा, हमारा वेपर प्रेशर उतना कम, टेम्परेचर जितना ज्यादा, हमारा वेपर प्रेशर उतना ज्यादा। सिंपल, 2 पॉइंट्स पे डिपेंड करता है। क्लियर है? अब जो कंफ्यूजन वाली बात होती है, जैसे सरफेस एरिया, वॉल्यूम, इन सब पे डिपेंड करता है क्या? नहीं, इन सब चीजों पे ये डिपेंड नहीं करता। अभी हम लोग पढ़े कि सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो बोलेंगे सर सरफेस एरिया ज्यादा है, मान लेते सर यहाँ पे ये सरफेस एरिया ज्यादा है, इसमें 2 लीटर पानी है। आप एक छोटा कंटेनर लिए, इसमें मान लेते हैं आधा लीटर पानी है, इसका सरफेस एरिया कम है, तो जल्दी जल्दी वेपर बनेगा सर। या फिर बोल सकते हैं यहाँ सर ज्यादा वेपर बनेगा, और ज्यादा वेपर बनेगा तो ज्यादा कंडेंसेशन होगा, तो यहाँ पे क्या होगा? ज्यादा वेपर प्रेशर होगा। ऐसा बात नहीं है, ठीक है, ऐसा बात नहीं है। वेपर प्रेशर उस तरीके से नहीं नापा जाता है। हाँ, क्या फर्क पड़ेगा सरफेस एरिया ज्यादा होने पे, वो समझो। सरफेस एरिया ज्यादा होने पे क्या होता है? अगर सरफेस एरिया ज्यादा है तो क्या होगा? तो ज्यादा वेपर बनेगा, यानी ज्यादा इवापोरेशन होगा, और ज्यादा इवापोरेशन होगा तो ज्यादा कंडेंसेशन भी होगा, और ज्यादा इवापोरेशन ज्यादा कंडेंसेशन तो इक्विलिब्रियम जल्दी आएगा। मतलब सरफेस एरिया ज्यादा अगर होता है तो इक्विलिब्रियम को रीच करना आसान है। इक्विलिब्रियम क्या होगा? फास्टर अटेन्ड, ठीक है। यानी जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा आपका इक्विलिब्रियम उतना जल्दी आ जाएगा, मतलब उतना लेट नहीं लगने वाला, तुरंत रेट ऑफ इवापोरेशन एंड रेट ऑफ कंडेंसेशन बराबर हो जाएगा। बट जहां सरफेस एरिया कम होगा वहां धीरे धीरे वेपर बनेंगे, धीरे धीरे कंडेंसेशन होगा, तो इक्विलिब्रियम भी आपका लेट से आएगा। बस यही डिफरेंस है। सरफेस एरिया पे वेपर प्रेशर का वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, याद रखिए, वो सिर्फ लिक्विड के नेचर पे और टेम्परेचर पे। तो मान लीजिए 2 लीटर का कंटेनर है, ये 300 केल्विन पे रखा हुआ है, और ये हाफ लीटर का भी जो कंटेनर वो भी 300 केल्विन पे रखा हुआ है, इसमें H2O है और इसमें भी H2O है, तो दोनों का जो वेपर प्रेशर होगा, क्या बोला मैंने, एक कंटेनर, इसमें 2 लीटर पानी है, सरफेस एरिया ज्यादा है, 300 केल्विन पे रखा हुआ है, और इसमें कौन है? H2O, और दूसरा वाला भी 300 केल्विन है, वाटर ही है, लेकिन आधा लीटर है और सरफेस एरिया कम है, और H2O ही है। तो क्या इनका वेपर प्रेशर अलग होगा? नहीं, इनका वेपर प्रेशर सेम होगा। बस इस कंटेनर में हमारा इक्विलिब्रियम जल्दी आएगा जिसमें सरफेस एरिया ज्यादा है, और इस वाले में क्या होगा? हमारा जो सरफेस एरिया कम होने के कारण हमारा यहाँ पे वेपर प्रेशर कम बनेगा, तो इक्विलिब्रियम लेट से आएगा। बट दोनों का वेपर प्रेशर क्या होगा? एक जैसा होगा, वैल्यू सेम होंगे। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, क्लियर है, एट 300 केल्विन अगर टेम्परेचर फिक्स्ड है तो। क्लियर है कि नहीं? और इसी, इन केस ऑफ वाटर, इसी वेपर प्रेशर को हम लोग क्या बोल देते हैं? एक्वस टेंशन। क्या बोलते हैं? एक्वस। एक्वस के स्पेलिंग ही गलत लिख दी, वाह। एक्वस, इस मिसप्रिंट के लिए क्षमा चाहता हूं, ठीक है। अब समझते हैं एक्वस टेंशन, यानी जो वेपर प्रेशर जो होता है वाटर के केस में, वाटर के केस में क्या होता है? जो हमारा वेपर प्रेशर होता है उसे हम लोग क्या बोल देते हैं जी? एक्वस टेंशन। क्लियर है? तो सरफेस एरिया हो, वॉल्यूम हो, और क्या बोल सकते हो, साइज ऑफ मॉलिक्यूल या साइज ऑफ कंटेनर, साइज ऑफ, क्या बोल सकते हो, शेप ऑफ कंटेनर, साइज, शेप, इन सब पे डिपेंड नहीं करता है। किस पे डिपेंड नहीं करता? साइज ऑफ कंटेनर, शेप ऑफ कंटेनर, या बोल सकते हैं सरफेस एरिया, इन तीनों पे वेपर प्रेशर का वैल्यू डिपेंड नहीं करता है। क्लियर? किस पे डिपेंड करता है? वो दोनों पॉइंट हम लोगों ने लिख लिया है, हाँ या ना? इतना दूर सबको क्लियर है? तो सबसे पहले हम लोग क्या बोले कि वेपर प्रेशर क्या होता है वो डिटेल में समझें। फिर वेपर प्रेशर प्योर लिक्विड के लिए जब हम लोग लिखते हैं तो उसका इक्वेशन कैसे लिखते हैं, तो के इक्विलिब्रियम बराबर पी आया। तीसरा, ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है और किन पे डिपेंड नहीं करता है। तो ये वेपर प्रेशर का पूरा प्योर लिक्विड के लिए ये कंसेप्ट है, ठीक है। इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे, एक तो क्लॉसियस क्लैपिरॉन का एक इक्वेशन भी होता है, ठीक है। वो क्या होता है, वो क्यों यूज होता है? तो ये होता है log P2/P1, ये केमिकल काइनेटिक्स में आप जाके इसे डिराइव भी करेंगे। log base 10 P2/P1 इक्वल्स टू डेल्टा H डिवाइडेड बाई 2.303 R 1/T1 माइनस T2, सॉरी 1/T2। ये हमारा क्लॉसियस
क्लॉसियस क्लैपिरॉन इक्वेशन। ठीक है, ये किस काम आता है, ये किस काम आएगा हमारे, ये किस काम आएगा समझते हैं। देखिए, अगर आपको वेपर प्रेशर दिया हुआ है, ठीक है, आपको T1 टेम्परेचर पे, T1 टेम्परेचर पे P1 प्रेशर दिया है, और किसी दूसरे T2 टेम्परेचर पे आपको क्या कर रहा है, प्रेशर पूछ रहा है, वेपर प्रेशर जो है। क्या बोला मैंने, T1 टेम्परेचर पे आपको वेपर प्रेशर दिया हुआ है, ठीक है, T1 टेम्परेचर पे आपको वेपर प्रेशर दिया हुआ है, और T2 टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर पूछ रहा है, तो आप इसी इक्वेशन से निकाल सकते हैं। क्लियर है कि नहीं। तो ये इसको आप डिटेल में केमिकल काइनेटिक्स में ये इक्वेशन कहाँ से आया उसको पढ़ेंगे, बट अभी तक के लिए ये काफ़ी है हमारे लिए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है राउल्स लॉ, उस पर मिलते हैं, जो कि सॉल्यूशन से रिलेटेड होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और वेपर प्रेशर पे ही डिपेंडेंट होगा ये थोड़ा बहुत। कैसे, तो वेपर प्रेशर को अच्छे से आप रिवाइज करें, 2 बार 3 बार पढ़ें, वीडियो नहीं समझ में आए तो 1-2 बार और रिवाइंड करके उसको देखें, और आपको वीडियो कैसा लगा वो कमेंट करें, और वो क्या बोलते हैं, चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर करें, और अपने दोस्तों में थोड़ा शेयर भी करें, मेहनत लगता है भाई वीडियो बनाने में। चलिए, धन्यवाद, गुड नाइट, आराम से रहिए, तबीयत बढ़िया रखिए, एकदम अच्छे से एग्जाम का तैयारी करिए। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो।